खनिज संसाधन के अंतर्गत आज देखते हैं पेट्रोलियम। इसके पहले आप पढ़े थे खनिज, अलग अलग खनिज, कोयला पढ़े। इसके बाद आज है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आधुनिक युग में हम देखें तो आधुनिक युग में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। अभी वर्तमान में आधुनिक युग में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम। इसका उपयोग अधिक मात्रा में प्लास्टिक में, पेट्रोलियम का उपयोग देखें तो प्लास्टिक और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। सबसे ज्यादा अभी उपयोग इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है? प्लास्टिक में, और प्लास्टिक के अलावा किसमें? रासायनिक पदार्थ बनाने वाले उद्योग, इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यदि हम देखें तो 2015 में देखें तो 4 करोड़ टन हमारे भारत देश में 2015 में 4 करोड़ टन पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। लेकिन यदि मांग की तुलना में देखें तो मांग की तुलना में जो उत्पादन हुआ है बहुत कम हुआ है। 2015 में हमारे भारत देश में पेट्रोलियम का उत्पादन कितना हुआ? 4 करोड़ टन उत्पादन हुआ। मतलब कुल मांग का जो कुल मांग हो रहा है उसकी तुलना में यदि देखें उत्पादन बहुत कम। इसकी कुल मांग का 1/4 भाग की उत्पादन हो रहा है। यदि हम पेट्रोलियम की मांग की तुलना में यदि देखें तो कुल मांग का 1/4 भी उत्पादन नहीं हो पा रहा। इन्हीं कारणों से पेट्रोलियम अधिक मात्रा में क्या की जाती है? पेट्रोलियम का दूसरे देशों से आयात किया जाता है। 2015 में हम देखें तो 19 करोड़ टन पेट्रोलियम का आयात किया गया। हमारे भारत देश में कितना उत्पादन हुआ? 2015 में 4 करोड़ टन उत्पादन हुआ। मांग की तुलना में देखें 1/4 से भी बहुत कम। क्यों? आप सबको मालूम है सबसे ज्यादा इसकी मांग किसमें? प्लास्टिक में और रासायनिक पदार्थ बनाने में। इन्हीं कारणों से हमको क्या करना पड़ा? दूसरे देशों को आश्रित होना पड़ा। दूसरे देशों से हमको पेट्रोलियम का आयात करना पड़ा। और 2015 में यदि देखें तो 19 करोड़ टन पेट्रोलियम का आयात किया गया। तो हमारे भारत देश में यदि देखें तो पेट्रोलियम का भारत सरकार को बहुत अधिक क्या करना पड़ रहा है? खर्च करना पड़ा है, व्यय करना पड़ा है। तो इन्हीं कारणों से हमारे भारत देश में पेट्रोलियम उत्पादन करने के लिए शोध किए जा रहे हैं, खोज किए जा रहे हैं, ताकि हमारे भारत देश में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र को खोजा जा सके। तो 1863 में सर्वप्रथम हमारे भारत देश में 1866 में सर्वप्रथम ऊपरी जो असम क्षेत्र है, हमारे भारत देश में 1866 में ऊपरी असम क्षेत्र में, ऊपरी असम क्षेत्र है, असम क्षेत्र है, क्या किया गया? तेल निकालने के क्षेत्र खोजा गया। लेकिन ये कब पूरा हुआ? 1890 में ये काम पूरा हुआ। 1890 में असम के जो दिगोई क्षेत्र है, असम में दिगोई है, और दिगोई क्षेत्र में 1890 में सर्वप्रथम हमारे भारत देश में पेट्रोलियम निकाला गया। 1890 में पेट्रोलियम निकाला गया। और जो पेट्रोलियम निकाली जाती है वह शुद्ध रूप में नहीं होता है। जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, वो अशुद्ध रूप में होता है। तो अशुद्ध पेट्रोलियम इसको हम बेच नहीं सकते, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने के लिए 1893 में पेट्रोलियम साफ करने के लिए तेल शोधक क्षेत्र की स्थापना की गई। तो तेल शोधक क्षेत्र 1893 में तेल साफ करने वाले जो संयंत्र है इसकी स्थापना की। अब उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे भारत देश में 1899 में ही तेल शोधक क्षेत्र की स्थापना की गई, शोधनशाला की स्थापना की।
1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे कच्चे माल हम मंगा रहे हैं पेट्रोलियम, उसको तो साफ भी करना पड़ेगा। यहाँ भी डिपोई से जो पेट्रोलियम निकल रहे हैं इसको भी साफ किया जाता है। तो अब क्या हुआ, जो हम क्या करें, आयात करें पेट्रोलियम, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, साफ करनी है। तो इसके लिए असम आयात कंपनी की स्थापना की गई 1899 में। 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद 1953 में नाहरकटिया क्षेत्र, यही है नाहरकटिया, असम में ही 1953 में दूसरा तेल निकालने के क्षेत्र की खोज की गई। और 1953 में पता चला नाहरकटिया में यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है, तेल के भंडार। ये जो खोज है हमेशा चल ही रहा है, क्योंकि ये जो उत्पादन हो रहा है डिपोई से या नाहरकटिया से, वो मांग की तुलना में क्या है, जितना होना चाहिए वो पूरा नहीं है। इसलिए आज भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं। अभी भी हम पेट्रोलियम क्षेत्र में देखें तो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। इन्हीं कारणों से सरकार द्वारा क्या की जा रही है, शोध किए जा रहे हैं, खोज किए जा रहे हैं, खोजा जा रहा है कि नए नए पेट्रोलियम निकालने के क्षेत्र, जिसको हम खनिज तेल कहते हैं, इसकी शोध की जा रही है, खोज किए जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में खोजा गया, तेल निकालने काम नहीं हुआ, सिर्फ खोज किए गए कि गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल की संभावना है। और 1961 में क्या किया गया, तेल निकालने का काम चालू हुआ। 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल निकालने का स्रोत है, ये खोजा गया। लेकिन 1961 में यहाँ से तेल निकालने का काम चालू हुआ। 1961 में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में 513,000 टन उत्पादन हुआ। और एक बार करके 1975 में 6,311,000 टन हुए। 1961 में 513,000 टन था पेट्रोलियम उत्पादन, ये बढ़ करके क्या हो गया, 1975 में 6,311,000 टन हो गया। इस प्रकार पेट्रोलियम के नए नए क्षेत्र की खोज की गई, स्थापना की गई, जिसके कारण तेल उत्पादन जो मात्रा है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 1970 में गुजरात के आलियापेट में 1970 में गुजरात के आलियापेट में भी पेट्रोलियम निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ। 1970 में गुजरात के आलियापेट में क्या किया गया, पेट्रोलियम निकालने का काम प्रारंभ की गई। उसके बाद 1975 में मुंबई हाई, 1975 में क्या, मुंबई हाई, और ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र और अपतटीय क्षेत्र। अभी जितने भी आप पढ़े हो क्या है, तटीय क्षेत्र से तेल निकालना। लेकिन एक ऐसा है 1975 में जो तेल क्षेत्र खोजा गया, ये मुंबई हाई नाम दिया गया है, ये अपतटीय क्षेत्र में, मतलब अपतटीय मतलब तट से सागर तक, अपतटीय से मतलब सागर में, अरब सागर में ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। तो मुंबई हाई के बारे में यदि आपको पूछा जाए, मुंबई हाई से आप क्या समझते हैं, मुंबई हाई से आप क्या समझते हैं, ऐसे यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए तो मुंबई हाई क्या है, तेल क्षेत्र है। ये कहाँ है, मुंबई से 115 किलोमीटर दूर, मुंबई से बॉम्बे जिसको हम कहते हैं, मुंबई से 115 किलोमीटर दूर सागर में तेल निकालने का क्षेत्र है, जिसे मुंबई हाई नाम दिया गया है। क्या समझे, मुंबई हाई किसे कहेंगे, बम्बई से या मुंबई से 115 किलोमीटर दूर सागर में, कौन से सागर में, अरब सागर में तेल निकालने का क्षेत्र है, जिसको हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं।
सागर में और 1416 मीटर की गहराई से तेल निकल रहे। जो सागर है उसकी यदि हम देखें उसकी गहराई से 1416 मीटर की गहराई से तेल निकल रहे और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए गए। सागर सम्राट सुने होंगे आप लोग, सागर सम्राट नामक जलयान के माध्यम से क्या की जा रही है, ये निकाली जा रही है। प्लेटफॉर्म बनाए सागर सम्राट को रुकने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए सागर में ही बनाए। इस प्रकार मुंबई आई अरब सागर में 115 मिनट दूर है मुंबई से, तट से 115 मिनट दूर है, इसलिए इसको तटीय क्षेत्र भी कहते हैं। सागर सम्राट नामक जलयान की स्थापना की जिसके माध्यम से 1416 मीटर की गहराई से क्या की जा रही है, तेल निकाली जाती है। अब आपको यदि क्वेश्चन दिया जाए ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन है, 2 नंबर के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन, तो क्या बताओ। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु शक्ति जिसको हम कहते हैं यूरेनियम और थोरियम। क्या क्या है, कोयला है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस है और यूरेनियम थोरियम, ये प्रमुख ऊर्जा के स्रोत है। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद दूसरा है यूरेनियम एवं थोरियम। यूरेनियम एवं थोरियम भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिससे भी हमको शक्ति या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में यूरेनियम और थोरियम का अभाव है। हमारे भारत देश में आज भी हम ये देखते हैं तो हमारे भारत देश में यूरेनियम और थोरियम का पर्याप्त भंडार नहीं, इसलिए यूरेनियम और थोरियम को क्या किया जाता है, दूसरे क्षेत्रों से आयात किया जाता है। लेकिन खोजा गया तो कहाँ खोजा गया, कर्नाटक में। कर्नाटक में भीमा नदी घाटी क्षेत्र है और तुम्मल पल्ले क्षेत्र है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में आज हम देखें तो यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम निकाली जाए। थोरियम भी हमारे भारत देश में थोरियम के भी ज्यादा भंडार नहीं। ये केरल के समुद्र तट पर थोरियम है कहाँ से निकाली जा रही है, केरल के समुद्र तट पर थोरियम के भंडार। यदि हम देखें तो यूरेनियम और थोरियम ये भी आधुनिक युग का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके विघटन से हम क्या बना सकते हैं, अधिकाधिक मात्रा में बिजली बना सकते हैं, शक्ति, इसके द्वारा शक्ति पैदा की जाती है। इस प्रकार पेट्रोलियम और यूरेनियम ये प्रमुख क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। ये भी खनिज संसाधन है। एक क्वेश्चन और आता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, पन बिजली मतलब जल विद्युत और ताप विद्युत में अंतर बताइए। जल विद्युत और ताप विद्युत, पन बिजली, ताप बिजली, दोनों में अंतर बताइए। क्वेश्चन दिए जाते हैं परीक्षा में। तो जल विद्युत बनाने के लिए कौन सा स्रोत है, जल विद्युत बनाना है तो जल विद्युत का प्रमुख स्रोत। पहला अंतर क्या है पता होगा, जल विद्युत जल से बनाई जाती है, पानी से बनाया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किसका प्रयोग की जाती है, जल का उपयोग किया जाता है। और ताप विद्युत ऊर्जा तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। जल विद्युत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है। अब ताप बिजली बनाना है तो किसका उपयोग किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, कोयला है, ये ताप विद्युत का स्रोत है। दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन,
ताप विद्युत ऊर्जा है या बिजली है वे ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है, और ताप विद्युत अनवीनीकृत स्रोत है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, ये क्या हो जाएगा एक दिन ये सब समाप्त होने वाला है। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ताप बिजली अनवीनीकरण, जिसका नवीनीकरण संभव है। तीसरा है जल विद्युत के द्वारा, जल विद्युत के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जल विद्युत के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, ताप बिजली के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। चौथा अंतर आप बता सकते हैं, जल विद्युत बनाने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, जल विद्युत निर्माण करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। अब बांध बनाने से क्या होती है, वहां के जो पेड़ पौधे या कृषि योग्य भूमि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ताप बिजली के लिए भी अधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वन नष्ट हो जाते हैं। ताप बिजली बनाने के लिए अधिक मात्रा में हमको क्या करनी पड़ती है, खान खोदना पड़ता है। अब सबको मालूम है पेट्रोलियम भी निकल रहा है, यूरेनियम थोरियम निकाली जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, ये सब उन्हीं भागों में पाई जाती है जहाँ संघनन होते हैं। इस प्रकार ताप बिजली बनाने के लिए जो स्रोत है उससे क्या होती है, अधिक मात्रा में वन नष्ट हो जाती है। इसमें वन भूमि और कृषि भूमि, जल विद्युत में बांध बनाना है तो बांध बनाने के लिए हमको भूमि को उपयोग करना है, तो वहाँ जहाँ कृषि भूमि है वे भी क्या हो जाती है, जल प्लावित हो जाती है, और जो वन है उनको काटी जाती है। इस प्रकार जल विद्युत निर्माण में अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, जल संग्रह करने के लिए, क्योंकि बांध बनाना है तभी जल संग्रहित होगा। तो बांध बनाने से क्या होती है, वहाँ की कृषि योग्य भूमि है वन भूमि नष्ट हो जाती है, और ताप बिजली बनाने के लिए भी वन भूमि नष्ट होती है। इस प्रकार ये हो गया खनिज संसाधन में पेट्रोलियम और यूरेनियम थोरियम, और जल विद्युत ताप विद्युत में अंतर, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत, ये सब आपको आज के लिए है, इतना काफी है।